क्या आप जानते हैं कि आरबीआई कभी एक निजी बैंक था? 1 अप्रैल 1935 को बैंकिंग एक्ट 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी और वो भी सिर्फ 5 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ। उस वक्त ये एक निजी बैंक था, लेकिन सन 1949 में पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया। सबसे पहले आरबीआई का इतिहास जानते हैं। 1926 में यंग हिल्टन कमीशन भारत आया, जिसने ये सुझाव दिया कि देश के सभी बैंकों को रेगुलेट और मॉनिटर करने के लिए एक केंद्रीय बैंक बनाया जाना चाहिए। इसलिए 1927 में लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसका बिल पेश किया गया, लेकिन लंदन की सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी। लेकिन 1933 में दोबारा वो बिल पार्लियामेंट में पेश किया। इस बार वो सफल रहा और फिर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद 1934 में आरबीआई एक्ट बना। ये वो डॉक्यूमेंट था जिसमें आरबीआई की पावर और सीमाओं को बताया गया था। इसी एक्ट के आधार पर आखिरकार 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में आरबीआई का ऑफिस बना, जो अक्टूबर 1937 में बॉम्बे शिफ्ट हो गया और तब से लेकर आज तक आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। आरबीआई ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी सर्विसेज दी है। साल 1937 में वर्मा एक नया देश बना था। उसका अपना कोई सेंट्रल बैंक नहीं था, इसलिए आरबीआई 1947 तक बर्मा के बैंकों का भी काम देखता रहा था। और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान का भी कोई अलग सेंट्रल बैंक नहीं था। इसलिए जून 1948 तक भारतीय रिजर्व बैंक पाकिस्तान के बैंकों को सुपरवाइज करता रहा। जब आरबीआई बना था उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का सिर्फ 4% पैसा इसमें लगा था और बाकी 96% पैसा लंदन की ब्रिटिश गवर्नमेंट का लगा था। लेकिन 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने लंदन की ब्रिटिश गवर्नमेंट का सारा पैसा उसे लौटाकर आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया, यानी सरकार ने आरबीआई के सारे शेयर खरीद लिए। ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे, लेकिन इसके पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और शक्तिकांत दास इसके वर्तमान गवर्नर हैं, जिन्होंने 11 सितंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया था। आरबीआई के काम। ये भारत सरकार के बैंकर और ऋण नियंत्रण के रूप में काम करता है। नोट जारी करना और इस्तेमाल करने लायक न रहने पर उन्हें नष्ट करना, कमर्शियल बैंकों के क्रेडिट को मैनेज करना, लाइसेंस देना, पैसे देना आरबीआई का काम है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करना, फाइनेंशियल सिस्टम को सुपरवाइज और रेगुलेट करना, देश की मौद्रिक नीति तैयार करके उसे लागू करना और उसकी निगरानी करना, ये सब आरबीआई करता है। अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग फंड यानी आईएमएफ में भारत सरकार का प्रतिनिधि आरबीआई है। जब आरबीआई खुद नोट छापता है तो क्या ज्यादा नोट छापकर गरीबी दूर की जा सकती है? इसका जवाब है नहीं। आरबीआई के पास जितना सोना और फॉरेन रिजर्व है वो उतनी ही करेंसी इशू कर सकता है। अगर आरबीआई अपने एसेट्स यानी रिजर्व की वैल्यू से ज्यादा नोट जारी करता है तो रुपए की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। हालांकि महंगाई को कंट्रोल करके आरबीआई लोगों की आर्थिक हालात को सही करने में अहम रोल निभाता है। इसके लिए वो जरूरत पड़ने पर रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देता है, जिससे मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाता है। आरबीआई डिविजन्स। भारतीय रिजर्व बैंक की कई डिवीजन हैं। इनमें से एक है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जिसे आरबीआई ने 3 फरवरी 1995 को स्थापित किया था। दूसरा डिवीजन जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम है, जो 1978 को अस्तित्व में आया था। इसके अलावा रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना 2016 में हुई थी और साइबर सुरक्षा के लिए रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड काम कर रही है। वही नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो 2008 में शुरू हुई थी। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइंड सर्विसेज भारतीय रिजर्व बैंक की अन्य शाखा है जो 2015 में शुरू हुई थी।
भारतीय रिजर्व बैंक के 31 जगहों पर ऑफिस हैं। इसके 4 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक एकेडमी, कृषि बैंकिंग कॉलेज, भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज और बैंकिंग टेक्नोलॉजी में विकास और रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल हैं। केंद्रीय निदेशक बोर्ड का नियंत्रण। केंद्रीय निदेशक बोर्ड आरबीआई के कामकाज को देखता है। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 8 के अनुसार इस बोर्ड के सदस्यों को भारत सरकार नियुक्त करती है। इस सेंट्रल डायरेक्टर बोर्ड के तहत 2 प्रकार के बोर्ड आते हैं। पहला ऑफिशियल डायरेक्टर बोर्ड है, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं, और 4 अन्य डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसमें गवर्नर समेत कुल 21 सदस्य होते हैं। दूसरा नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बोर्ड है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों से डायरेक्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शामिल होते हैं। आरबीआई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का संबंध। वित्तीय संस्थानों में सबसे पहले केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई आता है। इसके अलावा कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक, क्रेडिट यूनियन और इंश्योरेंस कंपनियों जैसे कई एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं। आइए जानते हैं कि आरबीआई का इनके साथ क्या संबंध है। देश के सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई के अंडर आते हैं। कोई भी बैंक आरबीआई के नियमों के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकता। लाइसेंस देना, सुपरवाइज करना, बैंकों की फाइनेंशियल कंडीशन को रेगुलेट और मॉनिटर करना, उनके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाना और उसे लागू करवाना, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को देखना, यहाँ तक कि स्कैम के केस में बैंकों के खिलाफ एक्शन लेना और उनका लाइसेंस रद्द करना और कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आरबीआई की जिम्मेदारी है। सरकार और आरबीआई में संबंध। केंद्र और राज्य सरकार पैसों का जितना भी लेन देन करती है, उसे आरबीआई मैनेज करता है। जरूरत पड़ने पर ये उन्हें ऋण भी देता है और सरकारी जमा खाते भी आरबीआई द्वारा बनाए जाते हैं। कई बार लोगों को ये लगता है कि सरकार आरबीआई को कंट्रोल कर रही है। असल में आरबीआई एक स्वतंत्र संस्था है। इन दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। इसी वजह से कई बार देखा गया है कि वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हुए हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग रेगुलेशन और करेंसी मैनेजमेंट को देखता है, जबकि वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति बनाता है। सरकार का फाइनेंस मैनेज करने के अलावा बजट तैयार करता है। आसान शब्दों में कहें तो आरबीआई का फोकस रुपए की कीमत को बैलेंस रखना और इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, जबकि वित्त मंत्रालय गवर्नमेंट फ्रेमवर्क के तहत काम करता है। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार आरबीआई एक्ट की धारा 7 के तहत आरबीआई को कुछ मुद्दों में निर्देश जारी कर सकती है। निष्कर्ष। यूं तो वित्त मंत्रालय और आरबीआई का काम मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को संभालना है, लेकिन पिछले कुछ समय से पीएनबी, सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसी में स्कैम सामने आए हैं। ऐसे में सबसे पहले आरबीआई और सरकार को अपने विवाद सुलझाकर वित्तीय संस्थाओं पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर इतने बड़े स्तर पर फ्रॉड हुए हैं तो इसका सीधा सा मतलब है रेगुलेटरी संस्थान बैंकों की मॉनिटरिंग करने में चूक रहे हैं। बैंक में पैसे सुरक्षित रहते हैं, इस उम्मीद से लोग अपनी जमा पूंजी बैंकों में रखते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिफॉल्ट होने की वजह से लोगों का बैंकों पर भरोसा नहीं रहा। जब बैंकों के लाइसेंस रद्द होते हैं, तब भी जनता में दुविधा रहती है कि वो अपने पैसे की रिकवरी किससे करेंगे। इसलिए जब सभी बैंक आरबीआई के अंडर आते हैं तो उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वित्तीय प्रणाली में ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए ताकि बैंकों पर जनता का विश्वास बना रहे और देश का विकास हो सके। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी सिर्फ यही चाहता है। जब हम डिजिटल करेंसी और कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, तो आरबीआई को लोगों के पैसे की सुरक्षा की 100% गारंटी देनी पड़ेगी।